हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में। हम लोगों ने अधिकतर सुना होगा कि इंडिया बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है कि कैसे भी उसको यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट मेंबर की एक जगह मिल जाए। और बहुत बार ये बहस भी छिड़ चुकी है, बहुत बार दूसरे नेताओं पर आरोप लगते आ रहे हैं कि हम लोगों को ऑफर मिला था लेकिन कुछ लोगों की वजह से इस ऑफर को ठुकरा दिया गया और परमानेंट मेंबर की सीट किसी और को दे दी गई इंडिया की जगह पर। तो ये एक अलग कंट्रोवर्शियल मैटर है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि आखिर यूनाइटेड नेशन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है और ये क्यों बनाया गया और आज के समय पर ये किस किस तरीके के कार्य कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री से शुरू करते हैं। यूनाइटेड नेशन बनाने का एक प्रोग्राम था, वो बेसिकली वर्ल्ड में पीस फॉर्म करने का था। ऐसा नहीं है ये पहला ही ऑर्गेनाइजेशन था, इससे पहले भी एक कमिटी काम करती थी रेड क्रॉस नाम से, जो कि लेकिन उसका काम सिर्फ ये था कि जब कोई वॉर होती थी या कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था तो उसमें जो विक्टिम्स होते थे उन्हें असिस्ट करना, उनकी हेल्प करना। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूएस और ब्रिटेन को लगा कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो वर्ल्ड में पीस फॉर्म कर सके, जिसके कारण 1918 में विड्रो विल्सन, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे उस समय पर, उन्होंने एक 14 पॉइंट्स का एक प्रपोजल पेश किया सभी के सामने, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 को तो एंड करने के पॉइंट्स थे ही, साथ साथ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के पॉइंट्स थे जिससे कि वर्ल्ड में पीस बन सके। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लीग ऑफ नेशंस। क्योंकि 1980 में इनके द्वारा जो वर्ल्ड वॉर 1 को एंड करने के लिए जो कदम उठाए गए थे उसके लिए 1919 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया, पीस का नोबेल प्राइज भी इनको मिला। और 1920 में इन्हीं के रिकमेंडेशन के बाद लीग ऑफ नेशंस को इस्टेब्लिश कर दिया गया। लीग ऑफ नेशंस का काम सभी पूरे विश्व में देशों के बीच में शांति बनाए रखना था, लेकिन ये अपने मंसूबों में बहुत हद तक कामयाब नहीं हो सका। उसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जाती है कि इसमें जो देश थे वो इतने पावरफुल, कुछ कंट्रीज कुछ इतने पावरफुल थे कि वो अपनी ही चलाना चाहते थे। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर उनके खिलाफ कोई चीज होती थी तो वो उस चीज का अपोज कर देते और अपने बेनिफिट के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करना चाहते थे, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता गया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप जापान का मंचूरिया जो इन्वेजन हुआ है वो समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इटलो और इथियोपियन जो वॉर थी, सेकंड वॉर जो थी, वो भी इसके फेल्योर का ही एक एग्जाम्पल है, जिसकी वजह से बहुत सारे नेशंस नाराज हो गए और उन्होंने लीग ऑफ नेशंस को छोड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद कुछ देश ऐसे थे जिनमें यूएस और यूके साथ में थे। उन्हें ऐसा लगता था कि बेशक हम फेल हो गए हैं लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन जल्द से जल्द बनाना चाहिए जिससे कि हम दुनिया में, क्योंकि उस समय पर बहुत वर्ल्ड वॉर 1 एंड ही हुआ था और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं आ पाई थी कंट्रीज में आपस में, तो जिसकी वजह से उन्हें लग रहा था कि जल्द से जल्द हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। कुछ ही समय बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था और इधर 1941 में जो यूएस के प्रेसिडेंट थे एफ.डी. रूजवेल्ट, उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन नाम का बने, जो कि वर्ल्ड में एक तरीके से पीस को इस्टेब्लिश करेगी। इसमें 4 देशों को मिलाया गया, जिसमें यूएसए, यूके, चाइना और साथ ही साथ सोवियत यूनियन था। और इन चारों को मिलाकर एक वर्ड कहा जाता था 4 पुलिसमैन। 1941 में ब्लूप्रिंट तैयार हो जाने के बाद 1945 में 51 कंट्रीज और बहुत सारे एनजीओज मिलकर सैन फ्रांसिस्को में एक मीटिंग रखी गई, जहां पर यूनाइटेड नेशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया। और सब तैयार हो जाने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन वर्किंग में आ गया। 1945 में जो इसके मेंबर्स थे, 5 मेंबर्स इसके परमानेंट और साथ ही साथ 46 मेंबर्स इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, जिसमें से जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें आपका यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस था। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जिसको आपको बहुत समझना भी जरूरी है और जानना भी जरूरी है हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए 1945 में जब ये कंट्री मतलब जब यूनाइटेड नेशन का
फॉर्मेशन हुआ तो जितने देशों ने शामिल हुए, मतलब फाउंडिंग मेंबर्स एक तरीके से कह सकते हैं, तो जो ये 51 कंट्रीज थी उनमें इंडिया भी शामिल था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री शामिल किया गया था। इसका मतलब आप समझिए थोड़ा सा, हमारे देश को आज़ादी 1947 में मिली थी, लेकिन 1945 में इंडिया को इंडिपेंडेंट तरीके से इसमें शामिल किया गया। इसका मतलब है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ही ब्रिटेन ने ये सोच लिया था कि हम इंडिया को आज़ाद कर देंगे। बट ये बहुत जगह पर ये नहीं बताया जाता है कि इस तरीके की बात है, क्योंकि किसी को बड़ा दिखाने के लिए या फिर आप और भी ज़्यादा पॉलिटिक्स में जाएंगे तो इन चीज़ों को समझ पाएंगे। खैर हम इसको ज़्यादा और नहीं खींचते हैं। तो आप बस इतना समझिए कि 1945 में जब यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ तो इंडिया को इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर ही इसमें शामिल किया गया था, और इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशन का। इसका जो हेडक्वार्टर था वो न्यूयॉर्क सिटी में रखा गया, और इसकी जो बिल्डिंग थी 1948 से इस पर काम शुरू हुआ, और 1952 में जाके पूरी तरीके से इस बिल्डिंग का मतलब जो कंस्ट्रक्शन था वो पूरा हो गया। अब बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस को जब बन गया तो जब ड्राफ्ट किया गया इसका चार्टर, तो उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स शामिल किए गए। तो उसमें सबसे पहला जो मेन इनका ऑब्जेक्टिव था वो था पीस, जिसकी वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। तो पीस इनकी कोई अपनी आर्मी नहीं है। जब भी कहीं पर इन्हें अपनी आर्मी भेजनी होती है यूनाइटेड नेशन को, तो जितने भी सदस्य देश हैं, जो कंट्रीज हैं, वो अपने यहाँ से जवानों को भेजते हैं, और ये जो आर्मी बनती है सभी देशों से मिलकर, इसको ब्लू हेलमेट कहते हैं, क्योंकि एक तरीके का ब्लू हेलमेट ये लोग पहनते हैं जिस पर यूनाइटेड नेशंस लिखा होता है। 1988 में इस आर्मी को पीस प्राइज भी, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। बहुत सारे देशों में पीस को मेंटेन करने के लिए इनकी कमेटियां बनती हैं, जिसमें से आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पर भी जो भी सीज फायर होते हैं उनका भी ये इंटरनेशनल मैटर बन जाते हैं। जब दो देशों के बीच में होता है उसमें यूनाइटेड नेशन का इन्वॉल्वमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। सेकंड इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ह्यूमन राइट्स को लेकर है, लोगों के बीच में सेक्स को लेकर, रिलीजन को लेकर, उनकी इक्वालिटी को लेकर, लोगों को डेवलपमेंट को लेकर भी इनका ऑब्जेक्टिव है कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। तीसरा जो इनका है वो है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देशों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़रूरी है लोगों की ग्रोथ के लिए। और चौथा आपका अदर कह सकते हैं, और भी सारे डिपार्टमेंट जो भी बचे हुए कुछ भी अगर इश्यूज होते हैं वो अदर कैटेगरी में आ जाते हैं। इसमें मेन जो इनका है वो है क्लाइमेट को लेकर। क्लाइमेट को लेकर इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जो कि ज़्यादा सफल नहीं रहा, लेकिन इन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल को प्रमोट किया, और साथ ही साथ बहुत सारे जो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स होते थे उन्हें प्रमोट करना शुरू किया, जिससे कि ये जो अपना चौथा इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा हो सके। अब बात करते हैं इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन की। देखिए यूनाइटेड नेशन एक पूरा एक संस्था है, उसके अंडर में 6 ऑर्गन ऐसे हैं जो इस पूरे काम को का देख रेख करते हैं एक तरीके से। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली का काम है किसी भी नए देश को मेंबर बनाने का जो काम होता है वो जनरल असेंबली पर डिपेंड करता है। कोई भी इशू होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए, कोई भी बजट का अलोकेशन करना होता है, किस तरीके से बजट सेट होगा, वो जनरल असेंबली पर डिपेंड करता है। और चौथा है आपका यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करना, एक तरीके से इलेक्शन करना। सेकंड जो यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन, प्रिंसिपल ऑर्गन है वो है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। इसका मेन काम होता है ईयरली बेसिस पर जो मीटिंग होती है, अधिकतर सितंबर में यूनाइटेड नेशन की मीटिंग होती है, तो उसमें जो एजेंडा तैयार किया जाता है वो इसी के द्वारा तैयार किया जाता है। नंबर 3 पे आता है इनका इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट का मतलब ये है जब भी कभी दो देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा, किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, चाहे उनकी सीमा को लेकर हो या किसी तरीके से वेपन की कोई लड़ाई हो रही हो, या कोई भी किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होगा, वो इंटरनेशनल कोर्ट में इसको शामिल किया जाएगा और वहां से इसका जजमेंट पास होगा। 4th नंबर पे है सबसे जरूरी इनका विंग, जो कि कहा जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके लिए भारत बहुत टाइम से जद्दोजहद कर रहा है इसमें परमानेंट मेंबर के लिए।
इसमें टोटल मिला के 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन जब बना था उस समय पर जो थे वो 5 परमानेंट मेंबर इसमें हैं, और 10 मेंबर नॉन परमानेंट होते हैं, जिनका जो इलेक्शन होता है वो हर 2 साल के लिए किया जाता है। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया अभी तक 7 बार इसमें शामिल हो चुका है, और 8वीं बार 2021 से और 22 में ये 8वीं बार इसमें शामिल हो रहा है। मतलब अपॉइंटमेंट हो चुका है, लेकिन इनका जो हमारा टाइम पीरियड स्टार्ट होगा वो 2021 और 22 है। और इनके जो 2 और जो प्रिंसिपल ऑर्गन है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टशिप काउंसिल। तो अब आप समझ गए होंगे यूनाइटेड नेशन जो पूरी दुनिया में पीस के लिए बनाया गया था, उसका काम बहुत हद तक अब और भी ज़्यादा एरियाज में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे देशों में आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इंडिया भी यूनाइटेड नेशन का परमानेंट एक मेंबर बनना चाहता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अधिकतर कोई डिसीजन लेना होता है तो वो यूनाइटेड नेशन से पास होना बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनली तौर पर। जैसे कि हम अजहर मसूद के केस में देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया चाहता था कि इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए, लेकिन क्योंकि चाइना ने इस पर वीटो पावर ले ली, जिसकी वजह से इंडिया का जो मंसूबा था वो पूरा नहीं हो सका। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया अगर इसका परमानेंट मेंबर बन जाएगा तो बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं और जो इंडिया करना चाहता है वो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से पास होकर और इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन पर पूरी तरीके से बैन लगा सके। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और साथ ही साथ आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरीके से और भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और साथ ही साथ इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें, और अपने जो आसपास कोई स्टूडेंट्स हो जो प्रिपरेशन कर रहे हो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए उनके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की हो सकती हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।